guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. In this video, we will be discussing last few topics of the chapter that is Indian economy. Class 11th का ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड के अंदर. हमारी ये फोर्थ पार्ट है इस वीडियो का. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी. जब इंडिया डेवलप हो रहा था तो इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बेसिकली वो हम यहाँ देखेंगे. Though some areas of Indian economy mentioned above indicate lower economic development, India cannot be called as a less developed country. भले ही ऊपर हमने बहुत सारे causes देखे थे कि हमारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा थे, पोवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी, हमारा जो ग्रोथ रेट था वो भी बहुत कम था. लेकिन हम इंडिया को लेस डेवलप नेशन इस तरीके से नहीं बोल सकते. इसके बाद हमने कुछ अचीवमेंट भी हासिल करे थे, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे. द ग्रोथ रेट of economy which is measured by growth in national output year by year has increased for Indian economy. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ग्रोथ रेट था वो इकोनॉमी का जो कि नेशनल आउटपुट के द्वारा मेजर करा जाता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, स्पेशली आफ्टर एलपीजी. जो हमारे इकोनॉमी रिफॉर्म लाए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बाय मनमोहन सिंह, तो इन सारी चीज़ों की वजह से एलपीजी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से अब हमारा ग्रोथ रेट कुछ अच्छा खासा होने लगा था. यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो था हमारा 3.5% था. एवरेज ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि ईयरली हमारा एवरेज का जो ग्रोथ रेट था वो 3.5% था. इसको हम हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से भी जानते हैं. ये आपके हायर स्टडीज में आएगा, लेकिन मैंने आपको पहले से ही बता दिया. हाउएवर आफ्टर द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, that is LPG, liberalization, privatization and globalization in 1991, the average annual growth rate had remained above 6.8%, which is an important achievement. लेकिन LPG के बाद इकोनॉमी रिफॉर्म लाने के बाद हमारा ग्रोथ रेट 3.5 से 6.8 हो गया, यानी कि बढ़ रहा था धीरे धीरे. After 2012 and 13 the growth rate has slowed down. फिर से मंदी आने लगी. 2012 and 13 में हमारा ग्रोथ रेट फिर से डाउन होने लगा और हमारा ग्रोथ रेट जो था वो लेस देन 5% हो गया, यानी कि ईयरली हमारे जो नेशन की ग्रोथ है वो लेस देन 5% से बढ़ रही थी. The net national income at factor cost NNP-FC, net national income at FC यानी कि factor cost at constant price level in the year 1950 से 51 was 2,69,724 rupees crore, which increased to 87,51,834 crores in the year 2013-14. Thus, in a period of 63 years, the NNV has grown by 18%. जो हमारी नेट नेशनल इनकम थी वो 18 टाइम्स बढ़ गई थी इन द पीरियड ऑफ 63 ईयर्स. 63 ईयर्स में हमारी नेट नेशनल इनकम 18 टाइम्स बढ़ चुकी थी, 18 गुना बढ़ चुकी थी, तो ये अच्छी बात थी. फिर आता है चेंजिंग शेयर्स ऑफ वेरियस सेक्टर इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. As a nation start developing, the contribution of its industrial sector इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. जैसे जैसे धीरे धीरे कंट्री का डेवलपमेंट होता है वैसे इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर धीरे धीरे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन देता है और एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है. इट मीन्स दैट नाउ पीपल हैव टू डिपेंड लेस ऑन द ट्रेडिशनल सेक्टर. इसका मतलब ये है कि अब लोगों को सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों की वजह से और भी सेक्टर ग्रो होने लगेंगे. दे गेट एम्प्लॉयमेंट इन रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव सेक्टर, industrial sector and service sector. India's service sector has started growing significantly after the reform of 1991. इंडिया का जो सर्विस सेक्टर हुआ करता था वो भी रिफॉर्म लाने के बाद, एलपीजी पॉलिसी लाने के बाद आफ्टर 1991 वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ग्रोथ होने लगा था. यहाँ पे आपको उसी का टेबल दिखाया गया है कि एग्रीकल्चर कितना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना ग्रो हुआ, सर्विस सेक्टर कितना ग्रो हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पे डेटा में लिखा गया है. We observe that the share of agriculture in the national income has declined. जो हमारा एग्रीकल्चर का जो शेयर था यानी कि कंट्रीब्यूशन जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर करता था, खेती प्रधान जो हमारा करता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा था. अगर आप देखो तो यहाँ कम होने लगा. ये देखो 1951 में 3% था एंड 2000 से 2001 के बीच में 22, फिर 14, 2014-15 में 17.6%. और ऑन दी अदर साइड सर्विस सेक्टर जो हमारा था वो बढ़ने लगा. इधर देखो सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ने लगा था. देन यहाँ पे लिखा है
per capita income. The per capita income of India at constant prices 1950 to 51 was rupees 7,114, which increased to 39,904 in 1314. इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम का कांस्टेंट प्राइस था वो भी बढ़ के 39,904 हो गया 2013 और 14 में. Thus, in a period of 63 years, PCI increased by approximately 5.6 times. तो हमारा पर कैपिटा इनकम यानी कि एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमाता है वो यहाँ पे 5.6 टाइम्स से बढ़ गया था. तो ये भी अच्छा रेट था हमारे ग्रोथ के लिए. बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1950 to 51 to 1990 to 1991 it is increased by 1.6%, while after 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के बाद वो और ज्यादा ग्रो होने लगा 5.5% तक. We observe that the share of agriculture in the employment has declined. जो हमारा एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका था. जैसे हमने ऊपर भी देखा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रो हो रहे थे एंड इंडस्ट्री का जो सेक्टर था वो कम ग्रो हो रहा था अगर हम पहले से कंपेयर करें तो. फिर आता है लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में. इंडिया में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेनली 3 सेक्टर्स हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर की चीज़ें आ जाती हैं, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, सारा कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है. देन सेकेंडरी सेक्टर आता है. सेकेंडरी सेक्टर मतलब क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर, मेनली जहाँ पे माइनिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में बोलते हैं. सेकेंडरी सेक्टर होता है ये. लास्ट थर्ड आता है टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर ही हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, पैसे जमा करने, पैसे डिपॉजिट करने, विड्रॉ करने, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, क्या ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये क्या है? एक सर्विस है, बेसिकली सर्विस है, गुड्स नहीं है, ये सर्विस है. हेल्थ, एजुकेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, सारा कुछ आता है सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर के अंदर. तो ये यहाँ पे सारे कुछ पॉइंट बताए गए हैं, एक बार आप रीड कर लोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा. फिर शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, ये सारा जो मैंने आपको बताया प्राइमरी, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी, इंडस्ट्री, टर्शरी, सर्विस सेक्टर, इनका क्या क्या शेयर हुआ था, यानी कि कितने कितने परसेंटेज से क्या क्या चल रहा था हमारे इकोनॉमी में, इसके परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे बताई गई है इंफॉर्मेशन. दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जस्ट आप रीड कर सकते हो. मेनली तो आपको ये याद रखना है ये जो मैंने यहाँ पे बताया था. देन आता है इन इंडिया ईयर 1951 द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट वाज 72.1%, दैट ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर वाज 10.6%. देखो 1951 में प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 72.1% था कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में 10.6% था, एंड लास्टली टर्शरी सेक्टर में कितना था? 17.3. टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर में. देन आता है 2001 में कितना था, एंड लास्टली यहाँ पे बताया गया है कि 2011-12 में कितना था. तो ये बेसिकली टेबल के अंदर से ही आपको इन्फॉर्मेशन ये लिख देनी है. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू. देन इट इज इम्प्रूवमेंट इन बेसिक प्राइमरी यूटिलिटीज, यानी बेसिक चीज़ों में हमने क्या क्या चीज़ें हासिल करी, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुआ धीरे धीरे करके, वो यहाँ पे बताया है. इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट यानी नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट दिखाया था बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अर्बन एज वेल एज रूरल, यानी कि सिटीज एंड रूरल में भी इलेक्ट्रिसिटी आने लगी, वाटर सप्लाई ढंग का हो गया, रोड्स अच्छी बनने लगी, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें जाना था तो वो अच्छा हो गया, रेलवे थोड़ी डेवलपमेंट हो गई, कम्युनिकेशन स्किल, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स आ गए, हेल्थ केयर में भी अच्छा हुआ, एजुकेशन अच्छा मिला, और भी बहुत सारी चीजें. देखो इरिगेशन में क्या हुआ था, एक एक करके हम सारे पॉइंट देखेंगे. इरिगेशन में 1950 से 51 में ओनली 22.6 मीटर हेक्टर ऑफ लैंड अक्रॉस द कंट्री वाज इरिगेटेड, ठीक है, लेकिन ये इंक्रीज होके 63 हो गया. पहले 22.6 होता था, फिर 63 हो गया, 63 हेक्टर्स 2012-13 तक. ये 45% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा है आज के समय की. एग्रीकल्चर
हमारा ग्रो हुआ, इरिगेशन हमारी फैसिलिटी जो होती है वो ग्रो हुई, लिटरेसी रेट यानी कि पढ़ने लिखने वालों का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होने लगा, अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुलने लगे, 20 यूनिवर्सिटी, 500 कॉलेजेस, ये पहले हुआ करते थे 1950 के समय 20 यूनिवर्सिटी एंड 500 कॉलेज थे, ये बढ़ के 719 यूनिवर्सिटी एंड 35 कॉलेजेस हो गए। ये देखो 1950 में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटी एंड 500 कॉलेज थे, जो 2013-14 में बढ़ के 719 यूनिवर्सिटीज हो गई और 35,000 कॉलेजेस हो गए। तो बहुत ज़्यादा ये इंडिकेशन है हाई राइज इन एजुकेशन। इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन हुआ करता था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच वॉज अराउंड 2300 milliwatt in 1950 to 51 increased to 2,43,000 milliwatt in 2011 and 12। ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ रेट हमने दिखाया इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। फिर रोड नेटवर्क, जो अच्छे अच्छे रोड होते हैं, कंक्रीट के रोड होते हैं, जो पहले कच्चे कच्चे रोड बन रहे थे वो पक्के रोड बनने लगे, तो वो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ था, बड़े बड़े लंबे लंबे ब्रिज बनने लगे, अच्छे अच्छे रोड बनने लगे थे। फिर रेलवे में भी हमने बहुत अच्छा ग्रोथ करा था। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द 4th लार्जेस्ट टुडे। आज की तारीख में हमारा इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो 4th लार्जेस्ट में आता है, जिसकी लेंथ 65,000 किलोमीटर तक आगे तक है। Thus, India is progressing fast. India जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है and now a prestigious emerging economy। बढ़ती हुई बहुत अच्छी हमारी इकोनॉमी है इंडिया। The per capita consumption of essential commodities has increased. Progress is made in areas of science, research, technology, development. Average life expectancy is also increased and so on। पहले के ज़माने में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि ऑन एन एवरेज कितना लोग जी रहे हैं वो 32 ईयर्स तक ही थी, लेकिन अब बढ़ के बहुत अच्छी हो गई है, 69 या 70 के करीब है आजकल तो। In the International Comparison Program (ICP) initiated by World Bank in 2011, India was identified as the third largest country after USA and China। USA और चाइना के बाद इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट कंट्री में डिक्लेयर कर दिया गया था। किन्होंने डिक्लेयर कराया था? तो ICP इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम इनिशिएट करा जाता है। कौन करता है इनिशिएट? तो वर्ल्ड बैंक करती है। While in 2005 इंडिया was at 10th पोजीशन। 2005 में तो इंडिया 10वें नंबर पे आता था, लेकिन 2011 में यानी कि एक ही साल में वो थर्ड नंबर पे आ गया। तो हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हासिल करी हैं। यही सारा कुछ हमें बताया गया है इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के बारे में, यानी कि इंडिया कैसा था, फिर ब्रिटिशर के टाइम कैसा हुआ, आज की तारीख में कैसा है, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब हम क्विकली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा ही दिया है, अब आपके लिए एमसीक्यू पढ़ना इजी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार के लिए बता देती हूँ एमसीक्यूज के आंसर। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। रेलवे स्टार्टेड इन विच ईयर? रेलवे कब स्टार्ट हुई थी? तो 1853 में हुई थी रेलवे। कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो हमने पढ़ा था बॉम्बे से थाने तक हुई थी, जिसको आज CST भी बोलते हैं। 68 लाख पीपल को बेनिफिट हुआ था इससे एंड 53,000 किलोमीटर की हुई थी ये। 16 अप्रैल 1853। इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI वो सेटअप? जो हमारा एपेक्स बैंक है, हमारा मेन जो बैंक आता है, वो कब सेटअप हुआ था? तो 1935 को सेटअप हुआ था। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2014, व्हाट वाज इंडियाज पर कैपिटा इनकम? इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी थी? तो यहाँ पे डॉलर में बताया है 5150। In 2014 to 15, which sector contributed the maximum to national service? तो सर्विस सेक्टर। हमने ऊपर वो टेबल देखा था, उसकी यहाँ पे बात कर रहा है। Which type of unemployment is found in India? किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर पाया जाता है? तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। In 2011, what percentage of population got employment in agriculture sector? यानी कि 2011 में कितने परसेंट पॉपुलेशन की एम्प्लॉयमेंट हुआ था इन एग्रीकल्चर सेक्टर? तो कितने परसेंटेज थी? वो 49% थी। अगर हम एक्यूरेटली बात करें तो 48.9 थी, लेकिन 5 से ऊपर है, 9 नंबर लिखा है, इसलिए राउंड ऑफ करके हम 49% लिखेंगे। इंडियन रेलवे स्टैंड एट विच रैंक इन द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड? इंडिया की जो रेलवे है वो कौन से रैंक पे आती है? तो वो आती है 4th रैंक पे।
अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, अब सेंसस क्या होता है, जो हर 10 साल में लिया जाता है, पॉपुलेशन जो बोलते हैं ना, पॉपुलेशन को गिनने के लिए हर 10 साल में जो लिया जाता है उसको हम सेंसस बोलते हैं। तो उसका परसेंटेज कितना था लिटरेट पीपल इन इंडिया, तो कितना था वो 73%। 2011 और 12 में कितने परसेंटेज ऑफ पीपल पुअर थे हमारे इंडिया में, तो वो थे 22%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सर्विस, इनमें से कौन सी प्राइमरी सर्विस में नहीं आता, तो कौन सा है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये प्राइमरी सर्विस नहीं है। प्राइमरी सर्विस में हमने देखा था ऊपर एग्रीकल्चर मेन है, फिर उसके बाद एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे होता है खत्म ये चैप्टर। इसके बाद वन लाइनर्स हैं, ये आप खुद भी ढूंढ के लिख सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये वाला जो है व्हाट इज मीन बाय होम चार्जेस, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पहले पूछा गया है, इसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर ये कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे मेरे से पूछ सकते हैं। एक बार हम क्विकली समरी को या ग्लॉसरी को रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल in various sectors in the economy, agriculture, industry and service. National income, the value of all final goods and services in all sector produced in an economy during a year. एक साल के अंदर कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज हुए या फिर प्रोड्यूस करे गए, दिए गए, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। बेसिक यूटिलिटीज, सर्विस विच आर प्राइमरी यानी कि बेसिक टू द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। बेसिक डेवलपमेंट जो हमने करे, जो सर्विसेज करी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, उसको हम बोलते हैं बेसिक यूटिलिटी। एक्साइज ड्यूटी एक टाइप का टैक्स है जो पहले के जमाने में चलता था, which is imposed on people and firms of a nation at the time of import and export of commodity. import export करना अगर हम चाहते थे पहले के ज़माने में, तो हमें एक टाइप का टैक्स जिसको एक्साइज ड्यूटी बोलते थे वो पे करना पड़ता था। लैंड रिवेन्यू, ए टैक्स ऑन लैंड होल्डिंग, अगर ज़मीन आपको होल्ड करनी है यानी कि अगर आपको ज़मीन रखनी है अपनी, तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना होगा, उसको हम टैक्स रेवेन्यू बोलते थे। देन वी हैव पर कैपिटा इनकम, जिसको हम पर हेड इनकम या पीसीआई भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको लास्टली बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला था टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे एक बार अंडरलाइन भी कर देते हैं हम। टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पॉलिसी विच फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऐसी पॉलिसी क्रिएट करना, ऐसे रूल्स क्रिएट करना, ऐसे रेगुलेशन क्रिएट करना जिससे हमारा इंडस्ट्रियल का जो है वो डेवलपमेंट हो और हम हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे इकोनॉमिक के लिए बने हुए हैं, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके, इसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारी फर्म्स है, इंडिविजुअल है, उनका इतना एक्सप्लॉयटेशन कर देना, वो रिसोर्सेज का इतना ओवर यूज कर देना, जितने नहीं है उससे से ज्यादा यूज करना, उसको बिगाड़ देना, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो ब्रिटिशर लोगों ने हमारे साथ करा था, हमारे एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉयट करके रख दिया था। देन वी हैव सोशल स्ट्रक्चर, द फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट एंड लिंकेजेस अमंग दी सेगमेंट्स इन ए सोसाइटी। तो ये थी हमारी ग्लॉसरी एंड मुझे लगता है अब तक तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, क्योंकि आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि डेटा बहुत सारे दिए हुए हैं। आप एमसीक्यू याद कर लेना और एक बार जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं आप वो कर लो एंड ग्लॉसरी कर लो, तो आपको ये चैप्टर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो आई होप यू guys understood this chapter and I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.